हो गए, चलो। हाँ, चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम हमको शुरू करना है। नाम काफ़ी फेमस है, हम सब ने सुना हुआ है इसका नाम, ठीक है ना। हम ऐसा तो नहीं कि हम इसके नाम को सुने नहीं है, हमें इसके बारे में पता नहीं है, ठीक है। तो बस एक क्विक रिकैप लेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम है क्या, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, 30 60 90 थ्योरम क्या है, 45 45 90 थ्योरम क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट किसे कहते हैं, ये बातें पढ़ के हम चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है। ओके, बस आपको यहाँ आज देखना है, आज के सेशन में याद रखें आपके जितने भी मैथ्स के सेशन होते हैं वो ऐसे ही होंगे, ठीक है ना। और कुछ दिन में मैं आपको OBS पे भी पढ़ाऊँगा, तो आपको और थोड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। ठीक है, चलो वो बताऊँगा मैं क्या होता है, ठीक है। वो बिरयानी में एक मसाला डालते हैं, उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। नाम काफ़ी प्राचीन है और सुना हुआ नाम है ना। हाँ, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम थ्योरम किसे कहते हैं। थ्योरम क्या होता है, थ्योरम किसे कहते हैं, कोई चीज़ प्रूफ करने को या जिस चीज़ का हमारे पास प्रूफ अवेलेबल है वो क्या होता है हमारे लिए थ्योरम। और जिन चीज़ का प्रूफ अवेलेबल नहीं हो और हम उसको मान लेते तो ज्योमेट्री में हम उसे क्या कहते हैं, एक्सियम। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ ये क्या है, डॉट है, प्रूफ करें ये डॉट है, नहीं प्रूफ कर सकते, हमने मान लिया है कि क्या ये डॉट है। अगर हम ये कहेंगे कि ये एक डॉट से लेके एक डॉट तक ये लाइन सेगमेंट है, प्रूफ करो लाइन सेगमेंट है, नहीं कर सकते, हमने मान लिया है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि ज्योमेट्री भी 2 तरह की होती है, एक दूसरी ज्योमेट्री में शायद ये लाइन है ही नहीं हो सकता, ये तो हमने माना है ना लाइन है, ये क्या है, ए है, बराबर है, ये हमने मान लिया है कि ऐसा साउंड आएगा तो हम ए का साउंड बोलेंगे, बराबर है ना। अगर कोई और अल्फ़ाबेट होता है या कोई और लैंग्वेज हो जिसमें हम इसे ए माने ही नहीं, पॉसिबल है। तो हम जो ज्योमेट्री पढ़ते हैं उसका नाम क्या है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री, क्योंकि हम जिस ज्योमेट्री 3 तरह की ज्योमेट्री होती है यूजुअली, तो हम जो नॉर्मली ज्योमेट्री पढ़ते हैं वो यूक्लिडियन ज्योमेट्री, और उसके रूल के हिसाब से हम ज्योमेट्री को सॉल्व करते हैं, ठीक है, फेयर इनफ। तो ये थ्योरम होता है जिस चीज़ का हम प्रूफ बता सकते हैं। तो बहुत ही फेमस थ्योरम है, प्रूफ हम बाद में देखेंगे, इकट्ठे सारे प्रूफ देखेंगे बुक के, थ्योरम के जितने प्रूफ होंगे। पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री। यूजुअली बच्चों को पूछोगे सर राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, तो बोलते हैं 90 डिग्री। अरे 90 डिग्री कैसे राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, मैंने कहा कि राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या है, जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री, पूरा बोलना है आपको, जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो क्या कहलाएगा आपका राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है और 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। हाँ, बाकी 2 साइड को कोई कुछ भी नाम दे दो, 1 साइड अदर साइड, नहीं वो तो उसमें आता है ट्रिग्नोमेट्री में, उसको नहीं पढ़े हम अभी, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है, हाइपोटेनियस साइड का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर AC स्क्वायर किसके बराबर होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसके बराबर तो होगा ये ऐसा तो होगा, पर ये कब होगा, जब ट्राइंगल क्या हो, राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कि अगर एक एंगल 90 डिग्री हुआ तभी मैं पाइथागोरस को क्या कर सकता हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ, वरना मैं पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि अगर किसी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री है तो हाइपोटेनियस साइड्स का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के बराबर है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम हो गया। अब इसके अलावा एक और एक चीज़ है इसके अंदर जिसको हम कहते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो अगर किसी ट्राइंगल में ये दे दिया गया है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के बराबर है, यानी इसका मतलब क्या है, उसमें कोई एक एंगल क्या है 90 डिग्री है। और कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा, हाइपोटेनियस के सामने वाला एंगल। जैसे कि इस हाइपोटेनियस के सामने कौन है, B एंगल है। समझ में आया। तो ये क्या हो गया, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हो गया। मतलब अगर उसका स्टेटमेंट दे दिया जाए तो उससे क्या मालूम पड़ेगा, कोई एक एंगल क्या है 90 डिग्री, और अगर 90 डिग्री दे दिया जाए तो हम ट्राइंगल पर क्या अप्लाई कर देंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। एज सिंपल एज दैट। इतनी बात समझे। तो ये हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ये बात तो हो गई एक पहली। और एक चीज़ अब पढ़नी है आपको। तो पहली चीज़ आज की क्लास में हमने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ी, पाइथागोरस थ्योरम एंड इट्स कॉन्वर्स, इसके बारे में हमने एक पहली बात पढ़ ली, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम और उसका कॉन्वर्स पढ़ने के बाद हम क्या देखेंगे, देखो अब हम सेकेंड चीज़ जो टेक्स्ट बुक के हिसाब से अगर हम जाएं,
तो सीक्वेंस के हिसाब से आए। तो अब हम सेकंड पढ़ेंगे 30, 60, 90 थ्योरम। ये दूसरा थ्योरम है आज की क्लास के लिए, हमारा दूसरा थ्योरम है जिसका नाम क्या है 30, 60, 90 थ्योरम। कट शॉर्ट में बताएं तो क्या है ये देखते हैं। अगर एक ट्राइंगल है हमारे पास जिसमें ये एंगल 90 है, ये कोई और एंगल 90 है और ये 30 डिग्री है या ये 60 डिग्री है, पोजीशन बदल सकती है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ध्यान से 30 डिग्री के सामने वाली साइड का नाम क्या है BC। 30 डिग्री के सामने वाली साइड का नाम क्या है BC। आई रिपीट अगेन, 30 डिग्री के सामने जो साइड है उसका नाम क्या है BC। 60 के सामने साइड का नाम क्या है AB। 90 के सामने वाली साइड का नाम क्या है AC, बराबर। तो थ्योरम ये कहता है तो 30 डिग्री के सामने जो भी साइड आ रही हो, आई रिपीट 30 डिग्री के सामने जो भी साइड आ रही है, ये क्या आ रही है BC, वह हाइपोटेनस का आधा होगी। हाइपोटेनस क्या है AC। और 60 डिग्री के सामने जो साइड आ रही है यानी कि AB, वो भी हाइपोटेनियस का कुछ तो होती है और वो कितना होती है √3/2 टाइम्स होती है। ये अपोजिट टू 30 डिग्री है और ये क्या है अपोजिट टू 60 डिग्री है। बात समझ में आई क्या बोला मैंने। तो 30, 60, 90 ट्राइंगल, यानी कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 30 डिग्री हो, दूसरा एंगल 60 डिग्री हो, तीसरा एंगल 90 डिग्री हो, तो उस ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे 30, 60, 90 ट्राइंगल बोलेंगे, बराबर है। तो उसमें जो 30 के सामने वाली साइड होगी हाइपोटेनस का हाफ होगी, 60 के सामने वाली साइड क्या होगी हाइपोटेनस का √3/2 टाइम्स होगी। इतनी बात क्लियर है। यानी अगर हाइपोटेनस 10 है तो BC कितना होगा 5। अरे बराबर ना। अगर ये 20 है तो हाइपोटेनस कितना होगा 10। अरे मारूंगा पकड़ के 25, 30, अरे ये 20 है तो ये 40 होगा, उल्टा इसका डबल इधर उसका आधा इधर, जीते दी। हाँ बस पता नहीं, हाँ अल्लाह नेक काम करवा रहा मुझसे, ठीक है। समझ में आया। मैं कुछ पूछूंगा नहीं, रहने दो। आपने को रिवीजन कराने का चुपचाप और जाने का है बस। अपन रिस्क नहीं, क्या बोलते हैं रिस्क को नहीं, क्या बोलते हैं रिस्क कुछ, हाँ रिस्क नहीं लेने का। हाँ 45, 45, 90। अब एक और एक थ्योरम है जो कौन है 45, 45, 90, ठीक है। हाँ ये सब 9th में था एक्चुअली। ABC है, ये क्या है यहाँ पर 90, 45, 45। हाँ 45 के सामने दो साइड्स हैं, यहाँ पर देखोगे तो BC है, यहाँ देखोगे तो AB है। तो AB और BC दोनों जो 45 के सामने वो हाइपोटेनस का होती है 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है AC। समझने आया। 30 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस का कितना होती है हाफ। 60 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस का कितना होती है 1/√2 टाइम्स, सॉरी √3/2 टाइम्स। और 45 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस का कितनी होती है 1/√2 टाइम्स। लिख देता हूँ यहाँ पर 30 के सामने हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, 60 के सामने √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस, 45 के सामने 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। समझने आया। पूरा थ्योरम का ये मतलब है। समझ गए पक्का। सचिन सचिन बोला क्या होता, क्या चक्रम पढ़ा रहे सर आज हैं, समझा ही नहीं। काफ़ी आसान है, बेसिक से आना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, काफ़ी आसान है। तुम्हारा ज्योमेट्री हार्ड है आसान है कुछ भी है, तुमको ये आना चाहिए, बहुत बेसिक है, ठीक है। फेयर इनफ। तो ये हो गया आपका ये थ्योरम। हाँ 45, 45, 90। तो अब तक हमने 3 थ्योरम पढ़े। अब ज्योमेट्रिक मीन और सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल भी पढ़ना है, ठीक है। एक और एक चीज़ पढ़नी है अभी, सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल और ज्योमेट्रिक मीन। फिर उसके बाद जो है हाँ हाँ अगर नहीं दिख रहा थोड़ा चेयर, सफिया तुम यहाँ ले लो, मरियम थोड़ा चेयर यहाँ ले लो तो थोड़ा थोड़ा दिखेगा। चेयर ऐसे कर लो, थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, उठने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही जाओ, टैलेंट दिखाओ यहाँ के बच्चे। अच्छा वो टैलेंट, हाँ ये टैलेंट, हाँ बात नहीं बस।
BDC, ADB BDC। हाँ चलो आगे देखें हम लोग। हाँ चॉकलेट खाना बंद करें, ठीक है? अच्छा ठीक है, ओके ओके ठीक है। यहाँ देखो, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल थ्योरम, ये चौथा थ्योरम है जो हम देखने वाले हैं। सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल थ्योरम क्या कहता है? अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो आपको यहाँ पे 3 राइट एंगल ट्राइंगल दिखेंगे, एक तो बड़ा वाला, एक ये वाला ADB वाला और एक BDC वाला। समझा? सबको दिखे 3 राइट एंगल ट्राइंगल दिखे, एक बड़ा वाला, ये सेकंड और ये थर्ड। तो सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल थ्योरम ये कहता है कि अगर एक ऐसा फिगर आपके सामने आए तो ये जो तीनों ट्राइंगल है ये आपस में एक दूसरे के क्या होंगे? सिमिलर होंगे, ठीक है? मतलब ADB यानी कि ये फिगर पूरे बड़े वाले ट्राइंगल के बराबर होगा, BDC यानी कि ये छोटा वाला ट्राइंगल फिर से बड़े वाले ट्राइंगल के बराबर होगा, और ये दोनों छोटे ट्राइंगल भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। समझ गए? इसे क्या कहते हैं? सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल थ्योरम। समझ आया? पक्का? तो ये चौथी बात। 5वीं बात पढ़ेंगे और उसके बाद 6ठी बात पढ़ेंगे, फिर हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। फेयर इनफ? ठीक है। तो ये सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल थ्योरम है, मुझे ये कहता है। हाँ, अब हम जो 5वीं बात पढ़ेंगे वो है प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ये प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन एक्चुअली है क्या? देखते हैं। बहुत एक सिंपल सा सरल सा फिर से वही ट्राइंगल लेते हैं जो हम ले रहे हैं, क्योंकि हम पाइथागोरस कर रहे हैं तो हर बार हम ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं? 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल एक ट्राइंगल लेंगे, फिर 90 डिग्री बोल रहे तुम लोग। अब B से एक लाइन यहाँ से निकलती हुई आई और एक ऑल्टीट्यूड यहाँ बना दी D पर, मतलब 90 से एक लाइन निकली, जहाँ पर गिरी वहाँ पर भी कितना बनाई? 90 डिग्री। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 90 से लाइन निकली, जहाँ गिरी वहाँ पर भी कितना बनाई? 90 डिग्री। तो ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी ये कहता है, एक्चुअली ये प्रॉपर्टी इसी से आती है, ठीक है? पर हमारे बच्चे वो सब समझने में थोड़े से सक्षम नहीं है। सो ये वाली लाइन का स्क्वायर, BD का स्क्वायर, ये दो के प्रोडक्ट के बराबर होते हैं, यानी कि AD इंटू CD। समझ में आया? ये वाली लाइन का स्क्वायर AD इंटू CD के बराबर होगा, बस इतना। इस लाइन का स्क्वायर इसके दोनों के बराबर। यानी कि अगर आपको एग्जाम में ये वैल्यू दिया जाए, ये वैल्यू दिया जाए, ये वैल्यू निकालना है तो ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी अप्लाई करें, आंसर निकालें। सिंपल, ठीक है? ऐसे। हाँ, फेयर इनफ? हाँ, ओके। चलो अब अगला जो पार्ट है मैं सीधा एक्सरसाइज में ही बताता हूँ, और पाइथागोरस थ्योरम तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? चलो हम शुरू करते हैं। हाँ, प्रैक्टिस सेट 2.1 जो है हमारा, उसके अंदर पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि आपको 3 नंबर्स दिए हुए हैं और आपको बताना है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब क्या? 3 नंबर्स की ऐसी जोड़ी होती है जिनको हम एक राइट एंगल ट्राइंगल में रख दें तो वो एक कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे? अगर वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं तो सबसे बड़े वाले नंबर का स्क्वायर बाकी 2 छोटे नंबर के स्क्वायर के बराबर होगा। बताओ ये क्या चीज़ याद दिला रहा है? पाइथागोरस थ्योरम। एक बात याद रखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी? हाइपोटेनियस। अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल दिया एग्जाम में, सपोज करो मैंने एक क्वेश्चन दे दिया तुमको कि बताओ कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, कैसे बताएंगे? मैं बोलूँगा बताओ, बिना कैलकुलेट किए, बिना पाइथागोरस थ्योरम लगाए बताओ कि राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। कैसे बताओगे? या मैं आपको एक ट्राइंगल दे दूँ जिसमें लिख दूँ हाइपोटेनियस 10 है, एक साइड 11 है और दूसरी साइड 12 है, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हाइपोटेनियस क्या होती है? सबसे बड़ी साइड होती है। समझ गए ना? ओके, तो वही करेंगे हम। एक्सरसाइज नंबर 2.1 का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। तो हमारा पहला सवाल क्या है? 3, 5, 4 है, ठीक है? इसको चेक करना है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। कैसे चेक करेंगे? इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 5। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। और बाकी ये दोनों नंबर का स्क्वायर 3 का 9 + 16 भी कितना होता है? 25। तो लिखेंगे सिंस 5 स्क्वायर इज 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, देयरफॉर 3, 5, 4 आर पाइथागोरियन। ठीक है? समझ में आया? ठीक है? पक्का? ठीक है? हाँ, एक प्यार मोहब्बत के लिए एक बता देता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन। हाँ, अब मैं इसमें बड़ा वाला नंबर ले लेता हूँ, वरना तुम बोलेंगे बड़ा वाला सर ने छोड़ दिया नंबर, आता नहीं होगा इनको। हाँ, है ना? 11
हाँ 60 61, ठीक है ना, इसको ले लेते हैं। हाँ अब 61 का स्क्वायर करना पड़ेगा पहला, तो वो कौन करेगा, आप लोग। रहने दो चलो मैं कर रहा हूँ। 61 का स्क्वायर निकालना है, कम बखत बच्चे। हाँ 61 हुआ, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 12 3 7 2 1, ठीक है ना। आवाज़ मत करो, ठीक है ना, ज़्यादा बात नहीं, ठीक है। हाँ नीचे 11 का स्क्वायर और किसका स्क्वायर होगा, 60 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर 1 2 1, 16 का स्क्वायर 3 7 2 1 आएगा ये भी, और बाकी कंक्लूजन वही आएगा, सेंस 61 स्क्वायर इज इक्वल टू 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, देयरफॉर 11 60 एंड 61 आर पाइथागोरन ट्रायंगल। फेयर इनफ, आसान है, ठीक है। चलो तो पहला सवाल कंप्लीट होता है। बीच में 4 क्वेश्चंस बचे हैं, उसमें पहला और 6th कराया मैंने, बीच में 4 क्वेश्चंस बचे हैं, वो आप करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर जाते हैं, ठीक है, ठीक है ना। कहाँ डाले, क्या हुआ, तो कौन नींद में याद करा मेरे को, सर कौन है भाई हैं? मैं अगर तुम्हारे को ख्वाब में भी आए तो भी असाइनमेंट ही दूंगा बेटा, ठीक है ना। हाँ तो सर वो करके लाने का है ना फिर, हाँ तो अगले ख्वाब में सबमिट करोगे ना ठीक है। ख्वाब में लिखने का। हाँ फिर ठीक है, ओके चलो बस ओके। दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल ये है, ये फिगर है आपके सामने, और सवाल ये है कि एक एंगल MNP 90 डिग्री है, NQ परपेंडिकुलर टू MP है, यानी कि यहाँ पर भी 90 डिग्री है। आपको MQ का वैल्यू 9 दिया है, QP का वैल्यू 4 दिया है। MQ का वैल्यू 9 है, QP का वैल्यू 4 है। आपको किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, NQ का फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। 90 से निकल रहा है, गिर रहा है, तब भी क्या बना रहा है, 90। यहाँ ध्यान दो, 90 से निकल रहा है और बना भी क्या रहा है यहाँ पर, 90 डिग्री। कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन। तो इसको लिखेंगे कैसा, 9 स्टैंडर्ड से हमारी ज्योमेट्री में यही प्रॉब्लम होती है कि हम लिख नहीं पाते हैं, कि हम सोचते हैं कि लिखें कैसे ऐसे। सो देखो, इन ट्राइंगल MNP, पेपर में मैं बता दूं, एक सवाल हमेशा होगा, बोर्ड एग्जाम के टाइम पर भी आएगा, जब हम ज्योमेट्री का पेपर लिख रहे हैं, सिमिलैरिटी और पाइथागोरस और सर्कल्स, ये 3 चैप्टर के लिए ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं। तो बच्चे पूछते हैं कि सर कितना लिखना है, कितना नहीं लिखना है। एकदम सिंपल सा आंसर देता हूँ, हमेशा याद रखना, पेपर जितना डिस्क्रिप्टिव बनाओगे उतना अच्छा होगा। डिस्क्रिप्टिव मतलब हर छोटी बात मेंशन करनी है, साइड में ब्रैकेट में रीज़न ऑब्वियसली लिखना है, स्टेप में बताना है कि ये इसके परपेंडिकुलर है, हाँ ऑब्वियसली बताना है। जितना डिस्क्रिप्टिव हो सके उतना डिस्क्रिप्टिव लिखना है। आप जब प्रीलिम्स का पेपर लिखेंगे ना, तब साइंस का एक पेपर, मैथ्स का एक पेपर मैं आपके साथ में बैठ के लिखूंगा, और मैं बताऊंगा कि हाँ एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसा पेपर लिखा जाता है, एकदम वैसा डिस्क्रिप्टिव। आप जो पेपर देंगे सेम पेपर मैं भी दूंगा, मतलब मैं क्वेश्चंस नहीं दिखाऊंगा, क्वेश्चन रैंडमली होंगे, वो मैं बता दूंगा कैसा होगा। तब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे पेपर लिखा जाता है, 2 घंटे का पेपर होता है। और आइडियली एक पेपर जो होता है बोर्ड एग्जाम का 2 घंटे का होता है। हमारे यहाँ के बच्चे यूजुअली 1 घंटे में विथ ऑप्शन कंप्लीट करते हैं पेपर, मतलब टोटल 60 मार्क का आता है, 60 में से कितने का अटैम्प्ट करना होता है, 40 का। हमारे बच्चे पूरा 60 मार्क का अटैम्प्ट करते हैं, वो भी 1 घंटे में। उतना लेवल पहुंचना चाहिए तुम्हारा, ठीक है ना। और वो 60 में से अगर तुमको 59 भी मिलता है, मतलब तुम्हारा प्रीलिम्स में यहाँ जो पेपर होगा उसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा, वो पूरा 60 मार्क का पेपर होगा, पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ अब देखो यहाँ पर, देखो ऐसे लिखा जाता है। मैं इतना डिस्क्रिप्टिव हर बार बोर्ड पे नहीं लिख पाता क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता। MNP ले लिया, इसके अंदर NQ किसके परपेंडिकुलर है, MP के परपेंडिकुलर। ये मुझे कहाँ से मालूम पड़ा, गिवन है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, तो ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अब तो देयरफॉर बाय, ये इसके अगर परपेंडिकुलर तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो अगर हम ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बोलो NQ स्क्वायर किसके बराबर होगा, MQ इंटू QP के बराबर होगा, QP के बराबर हो, बराबर है, ठीक है। MQ कितना है 9, QP कितना है 4, NQ स्क्वायर 9 4 का कितना होता है 36, 36 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 6। सो NQ का क्या आएगा आंसर 6। अब क्वेश्चन में 9 के आगे या 4 के आगे ना सेंटीमीटर दिया ना कुछ दिया, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे,
यूनिट्स, और आंसर हमेशा आपका बॉक्स में होगा। ये आपको करना ही है, आंसर फाइनल आंसर आपका बॉक्स में होना ही चाहिए। किसी से भी चलेगा पर बॉक्स सही से बनाया जाए, बॉक्स होना ही चाहिए। समझ गए क्यों होना चाहिए बॉक्स? क्योंकि अगर सामने वाले के पास 500 पेपर है चेक करने के लिए, है ना, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो चेक करा, और बहुत ज़्यादा पैसे तो देते नहीं है गवर्नमेंट कि पेपर चेक करो आराम से बैठ के, तो वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और ज़बरदस्ती का काम करना पड़ता है। तो वो इतना चेक नहीं करता, वो ये चेक करते हैं यूजुअली। ये सही होगा तो ऊपर का चेक नहीं होगा, ये सही नहीं होगा तो फिर वो ऊपर से उल्टा चेक करते हैं। फिर पढ़ा के टीचर को तो सम तो मैं भी उल्टा लिख सकता हूँ, चाहो तो ये भी मैं भी उल्टा लिख के दिखा सकता हूँ। तो उल्टा लिखेंगे तो फिर चेक करेंगे कहाँ गलती है, फिर स्टेप से मार्क्स कटेंगे। जितना स्टेप सही होगा उतना मार्क्स मिलेगा, ऐसा। ठीक है, रट्टा करने की क्या बात है उसमें? नहीं, वो उनकी आंखें तो है ना, आंखें खाली बॉक्स पे थोड़ी ना जाएगी, वो पूरे पर जाएगी। नीचे कुछ गड़बड़ दिखा तो वो ऊपर चेक करेगा। ठीक है ना, चलो लास्ट में गलती नहीं करना। हाँ, तो अगर बाय लॉजिक अगर देखोगे लास्ट में गलती हुई तो ऊपर गलती किए ही होंगे, तभी लास्ट में गलती होगी, है ना। और ये कोई वो नहीं बोल रहा कि हमेशा होता है, ये मेजॉरिटी टाइम ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास डायग्राम है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि सारी चीज़ें वो ये QMR है और 8 है 10 है। QR फाइंड आउट करना है, 8 है, यहाँ पे 10 है, और PM परपेंडिकुलर है QR के दिया हुआ है। ठीक है ना। अब मुझे बताओ, ये 90 से निकल रहा है, 90 पर जा रहा है, अगेन कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी? ज्योमेट्रिक मीन। तो हम इसका सोल्यूशन कुछ ऐसा लिखेंगे, इन ट्राइंगल PQR PM is perpendicular to given, therefore by property of हरीलाल। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी से क्या होगा बोलो? PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। PM का वैल्यू कितना है? 10 है, तो 10 का स्क्वायर, QM का वैल्यू कितना है? 8 इंटू MR। 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। 8 इंटू MR, ये 8 यहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो 4 2 ज़ा 4 25 ज़ा 25/2 कितना होगा? 12.5 यूनिट। तो ये कितना आ गया? 12.5 यूनिट्स आ गया। आ गया आंसर? गलत। हमेशा क्वेश्चन पूरा पढ़ा करो, हमें QR निकालना है, MR नहीं निकालना है। अगर आपने एग्ज़ाम में यहाँ तक निकाला, 3 मार्क्स क्वेश्चन हुआ तो 2 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि हमें QR निकालना है। तो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो, फिर उसके बाद सोचो कि करना कैसा है ना। तो अब QR निकालने के लिए क्या करेंगे? QM प्लस MR लिखेंगे, और जब हम ऐसा लिखते तो उसके साइड में रीजन में क्या लिखते हैं? QMR। ठीक है, QM का वैल्यू कितना है? 8 प्लस 12.5 कितना होगा? 22.5 यूनिट्स, बराबर है। तो 20 तो लिखा है क्या, कुछ भी देखते हैं। ठीक है, हो गया। अगले सवाल पर जाते हैं। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर जा रहे हैं अब हम लोग। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में 30 60 90 बनेगा, ये बताता हूँ कैसे होगा। तो ये वाला ट्राइंगल जो है थोड़ा सा नाराज़ है, ये ऐसे है। ठीक है, हाँ, उसके छोटे भाई ने या बहन ने धक्का मारा इसको। ठीक है, हाँ तुम्हारे छोटे भाई बहन तुम लोग के ट्राइंगल है, मालूम नहीं था। हाँ भाई, चलो ठीक है। हाँ, RP और PS निकालना है, RP PS ये दोनों निकालना है। अब ट्राइंगल को पहले एनालाइज करें, तो किसी भी ट्राइंगल के 3 एंगल प्लस करके 180 होता है। तो ये 90 है, 30 है, तो ऑब्वियसली ये 60 होगा। तो इसको लिखेंगे कैसा हम लोग? इसको लिखने के लिए हम ऐसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल RSP एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल P इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये गिवन है हमारे पास, ठीक है ना, ये लिख दिए। हाँ, सबर करो यार, तुमको सबर का कोई मतलब मालूम है?
इतना एक साथ सब कैसे लिख दूँ मैं, एक एक करके लिखूँगा ना भाई। हाँ, देयरफॉर एंगल आर कितना होगा, 60 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि ये दोनों मिलाकर कितना होगा 120, 180 में से 120 माइनस करोगे तो कितना आएगा 60। बताना है तो लिख कर भी बता सकते हो, अगर चाहे तो ऐसे ही बता सकते हो कि मेजर ऑफ एंगल एस प्लस मेजर ऑफ एंगल पी प्लस मेजर ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। और फिर हमने मार्क्स मिलेंगे ना, ऐसे लिखेंगे। हाँ ऐसे ही लिखो, हाँ इस पे तो मिलेंगी, ठीक है। 120 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू 180, कितना होगा 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री आ गया, तो ये 60 डिग्री आ गया। फिर हम लोग ऐसे लिखेंगे यहाँ पर देयर, क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं। नहीं, मैंने अभी तो कहा पेपर जितना डिस्क्रिप्टिव बना सकते हो उतना डिस्क्रिप्टिव पेपर बनाओ, ठीक है ना। हाँ 11th में जाओगे तो ये सब नहीं लिखना होता है, 11th में हम बहुत सारे स्टेप्स को कट कर देते हैं। देयरफॉर ट्राइंगल आर एस पी इज़ 30 60 90 ट्राइंगल। ये 30 60 अगर 90 ट्राइंगल है तो अब हमें बहुत आसानी से ये दोनों मिल जाने चाहिए। इस ट्राइंगल में हाइपोटेनस का क्या नाम है, आरपी नाम है ना या पीआर नाम है। 90 के सामने कौन आ रहा है, पीआर। पर मुझे हाइपोटेनस तो पता ही नहीं है ना, क्योंकि जो भी मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ वो हाइपोटेनस का आधा या हाइपोटेनस का रूट 3/2 टाइम्स होता है। पर मुझे हाइपोटेनस ही अगर नहीं मालूम है तो मैं बाकी साइड कैसे निकालूंगा। तो मैं देखूंगा मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास 6 तो है, 6 के सामने वाला एंगल कौन सा है 30 डिग्री। तो बाय लॉजिक बताओ ये 6 है तो ये कितना होगा 12 होगा ना। 30 के सामने हाइपोटेनियस का आधा होता है 30 के सामने, तो यहाँ 12 आएगा तभी तो यहाँ 6 आएगा, है ना। अब पर हमको यहाँ 12 लाके दिखाना है लिखकर, तो यहाँ 12 कैसे लाएंगे। इमेजिन करो ये वाली साइड दी नहीं है, 30 के सामने वाली साइड क्या है एस आर, तो एस आर किसका हाफ होगा हाइपोटेनस का हाफ होगा, और हाइपोटेनस का नाम क्या है पी आर। और यहाँ लिख देंगे रीजन में क्या अपोजिट टू 30 डिग्री। इतना क्लियर है, पक्का, रोना नहीं आ रहा है, पक्का ठीक है। एस आर का वैल्यू कितना दिया है 6, हाफ इंटू क्या आएगा यहाँ पर पी आर, ये यहाँ पर क्या आएगा 12 हो जाएगा, आ गया ना पी आर 12। तो पी आर का वैल्यू कितना हो गया 12 यूनिट। इतना समझ में आई बात, आता है 12 साले, ठीक है। अब 60 के सामने जो है वो निकालना है, वो तो बड़ा आसान है। क्या होगा √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस, यानी कि √2 टाइम्स ऑफ पी आर, और पी आर का वैल्यू ऊपर मिल गया था 12, 2 1 जा 2 6 जा, तो क्या होगा 6√3। तो एस पी क्या आएगा 6√3 यूनिट्स। बच्चे इस सब में यूजुअली गलती क्या करते हैं, उनको हाइपोटेनस दिया नहीं होता है तो जानबूझ के यहाँ पे 6 लिख देते हैं और फिर बोलेंगे 3 आ गया, फिर वो आंसर आ गया, फिर बोलेंगे टीचर ने गलत दे दिया, ठीक है। ऐसे होता है बात में कुछ भी कर देते हैं, ठीक है, समझा। तो ये पहला 30 60 90 वाला था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम डब्बे भरेंगे इसमें। तो बोर्ड में आप पेपर में डालोगे डब्बे भरने वाले क्वेश्चन। हाँ फिर से वही चीज़ कह रहा हूँ, जैसा बोर्ड का पेपर पैटर्न होता है वैसा होगा। बोर्ड के पेपर पैटर्न में 1 या 2 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो वो आपको आएंगे। साइंस के पेपर में मुझसे मत एक्सपेक्ट करना कि मैं कोई रूल फॉलो करूँगा बोर्ड का वहाँ पर, ठीक है, ठीक है। साइंस का पेपर मैच कर लेना, कहीं से भी मैच ही नहीं हुआ। ऐसा क्यों गया, मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैं उस हिसाब से पेपर बनाऊंगा, ABC, ठीक है। हाँ पढ़ाऊंगा बेटा, सब पढ़ाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। तुम लोग ही रिपीट करवा रहे हो, मैं क्या करूँ, लेट तुम्हारा होगा, मेरे को क्या। हाँ चलो अगले सवाल पर जाते हैं। 5th क्वेश्चन है, ठीक है। 5th क्वेश्चन देखें, ये 2 निशानी का मतलब क्या है। हाँ AB और BC क्या इक्वल है। अगर किसी ट्राइंगल में 2 साइड इक्वल होती है तो उस ट्राइंगल का क्या नाम होता है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल बोलते हैं, बराबर है। किसी ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल होती है तो क्या नाम होता है, और किसी ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल नहीं होती तो क्या नहीं होता है, स्केलिन ट्राइंगल होता है, ठीक है ना। बेसिक है ये, आपको पता होना चाहिए, 6th 7th 8th में पढ़ते हैं आप। हाँ अब यहाँ पर अभी यहाँ पर देखो, बात क्यों कर रहे हो आपस में, वो फ़ोन वोन मत निकालो हाँ प्लीज़। हाँ दे दो चलेगा वो।
ए बी इज इक्वल टू बी सी है, और ये क्या है, बॉक्स में क्या आएगा, गिवन आएगा पहला, ये बॉक्स बना हुआ है टेक्स्ट बुक में, वो फिलअप कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एंगल बी ए सी पूछा है कि बी ए सी एंगल कितना होगा, ये एंगल पूछा है कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, अब कैसे मालूम पड़ेगा, प्रैक्टिस हुई है ना, कई लोग बोल रहे थे हमारे तो मैथ्स हो गया, प्रैक्टिस हो गई, मुंडियाँ हिला रहे थे, बोलो ये एंगल कितना आएगा, क्यों, क्या कुछ भी, क्या हाइपोटेन्यूज 90 दिख रहा है, कुछ भी क्या बोलना है, ये एंगल कितना होगा, अरे मैं एंगल पूछ रहा हूँ, तुम लोग साइड क्यों बोल रहे हो, 45 डिग्री, अच्छा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45 बस कयामत का वक्त नज़दीक है। और क्या बोले, सर 45 देख ले बेटा, जल्दी जल्दी पढ़ ले, कयामत आ जाएगी, 10वीं हो पाएगी नहीं। अरे बेटा रुक जाओ, हाँ हाँ, तुम लोग वो बास्केटबॉल वाला गेम नहीं खेला कि बॉल गया नहीं गया, मैथ से बेटा है। हाँ, किसी भी ट्राइंगल, अगर एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल होता है तो हमने कुछ पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में, एक थ्योरम था, वो थ्योरम ये, अच्छा सॉरी आपने तो 9th पढ़ी नहीं, सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी, ठीक है, हाँ नहीं जाने दो, हम हमारे पढ़ाने की खासियत भी है, हम जो पढ़ाते हैं वो सब तुम, हाँ यहाँ पर सुनो, अब ध्यान से सुनो, अब बोलना नहीं, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स बराबर हैं तो उसके दो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। अगर ये साइड इसके बराबर तो इसके सामने ये एंगल आ रहा है और इसके सामने ये एंगल, यानी कि ए और सी एंगल क्या होंगे, इक्वल। पर ए और सी दोनों नहीं पता मुझे, तो मैं इसे भी एक्स ले लूँ और इसे भी क्या ले लूँ, एक्स ले लूँ, और ये एंगल कितना है 90 है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि एंगल ए, ये अभी मैं रफ में सॉल्व कर रहा हूँ, ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा 180 डिग्री होगा। एंगल ए एक्स है, एंगल बी क्या है 90 है, एंगल सी क्या है एक्स है, इज इक्वल टू कितना होगा 180। एक्स प्लस एक्स कितना होगा 2x प्लस 90 इज इक्वल टू कितना होगा 180। 90 आके माइनस होगा तो 180 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा 90, तो 2x इज इक्वल टू क्या आएगा 90 आएगा। फिर ये 2 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा 90/2 45। तो इस तरह से तो तुक्का नहीं लगाना ना तुम लोगों को। क्या तीनों एंगल लिए तो मतलब मालूम कैसे पड़ेगा कौन से साइड की वैल्यू है, कौन सा, दोनों साइड की वैल्यू, दोनों एंगल की वैल्यू 45 है ना, क्योंकि थ्योरम क्या कहता है 9th स्टैंडर्ड में एक थ्योरम था आइसोस्केलेस ट्राइंगल थ्योरम। अगर कोई भी एक ट्राइंगल आइसोस्केलेस है तो उसकी दो अपोजिट साइड्स के सामने वाले दो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा क्योंकि ए बी के सामने सी एंगल आ रहा है और बी सी के सामने ए एंगल आ रहा है। तो इस तरह से आपका जो दूसरा बॉक्स है एंगल बी ए सी, उसके अंदर कितना आएगा 45 डिग्री। बहुत बुलाने लगाते हो तुम लोग, बहुत बोलने लगाते हो। फिर उसके बाद दिया है ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू डैश इंटू ए सी। अब ये ट्राइंगल 45 90 हो गया ना, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू हाइपोटेनस का कितना होता है ये 1/√2 टाइम्स। तो अगले वाले बॉक्स में ये आएगा। अरे समझ में आया, ये दोनों क्या है साइड अपोजिट टू 45 है ना, तो ये क्या होगा 1/√2 टाइम्स होगा। ठीक है, अगला उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद वैल्यू दिया हुआ है। मतलब यहाँ ध्यान से देखो, तुम लोगों के लिए रिपीट करवा रहा हूँ मैं, डबल काम मुझसे करवा रहे हो तो पढ़ो। हाँ, तो ये दोनों रूट में तो कैंसिल हो सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, और 4 रूट से बाहर आकर कितना होगा 2 हो जाएगा। 2√2 दिया हुआ आंसर। अच्छा, तो उसने कैंसिल नहीं किया 8 को, तो कैरी करो, जैसे टेक्स्ट बुक में दिया वैसे ही करते हैं। 1/√2 रखो और 8 को आप देखो, 8 को आप 4 2 ज़ा लिख सकते हो, और 4 बाहर आकर क्या होगा 2 होगा, अंदर क्या बचेगा √2, तो यहाँ क्या आएगा 2√2 आएगा। फिर √2 कैंसिल होगा और ऐसे भी आंसर आपका क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, एक्टिविटी में जैसा दिया हुआ है ना हमको वैसा जाना है। ठीक है, 2√2 दिया हुआ है तो हम वैसे ही जाएंगे और वही लिखेंगे, उसमें चेंज नहीं करेंगे हम। ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में आपने 9th स्टैंडर्ड एक चीज़ पढ़ी, क्या पढ़ा, आइसोस्केलेस ट्राइंगल थ्योरम पढ़ा। एक दिन में एक आवर में आप इतनी सारी चीज़ें पढ़ रहे हो। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया आपका। ठीक है,
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 6th क्वेश्चन पर जाते हैं। 4 सम बचे हैं, चैप्टर खत्म होगा। फाइंड द साइड एंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10। 6th क्वेश्चन है। स्क्वायर वाला ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर की खासियत क्या होती है? और उसके अलावा चारों एंगल कितने होते हैं? अरे 90 डिग्री होते हैं यार, क्या तुम लोग। हाँ, उसका डायगोनल, अगर सपोज करें ये ABCD एक स्क्वायर है, उसका डायगोनल हमें 10 दिया हुआ है, यहाँ सब जगह 90 होगा। आपको फाइंड आउट करना है उसकी साइड। तो अगर मैं इसे x मान लूँ तो चारों क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। हाँ, आपको साइड और पेरीमीटर निकालना है इसका। कैसे निकालेंगे ये देखो। सोल्यूशन इसका ऐसे शुरू होगा, यहाँ देखें सब लोग, क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या होगा? एक स्क्वायर है। ये एक स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर है तो अगर हम मान लें कि लेट AD इज इक्वल टू x, देयरफॉर DC विल ऑल्सो बी इक्वल टू x। बाकी सब भी x होगा, मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा काम वहीं पर हो जाएगा। अब इतना ट्राइंगल कंसीडर करें, इन ट्राइंगल ADC। इन ट्राइंगल ADC कौन सा एंगल? 90 डिग्री है। मेजर ऑफ एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, कुछ देर के लिए बंद कर रहा हूँ। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? इतना ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ तक लिख दिए तो AC का वैल्यू क्या है? 10। यहाँ क्या होगा? x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर। 2 यहाँ जाके 100 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा? 50x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 50। x का वैल्यू होगा स्क्वायर रूट ऑफ 50, है ना? ये यहाँ जाएगा ना, इसका घर उजाड़ के अपने घर ले लेता है। तो 50 को कैसे लिख सकते हैं? 25 2 जा, और 25 बार आकर क्या होगा? 5 2, ठीक है यूनिट्स। तो यानी कि एक साइड इसकी क्या हो गई? 5√2। इसकी 4 साइड निकालनी है, तो पेरीमीटर इसका कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड, 4 इंटू 5√2। 5 4 जा 20, तो कितना होगा? 20√2 यूनिट्स। समझ में आया? बस सिंपल है। हाँ, सेंटीमीटर है, ठीक है, समझ गए? हाँ ठीक है, बाकी जगह भी लिख लेना सेंटीमीटर, क्या बड़ी बात है, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया अब हमारा क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर जाएंगे। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो थोड़ा सा बड़ा है। चलो हाँ, तुमने एक चीज़ नोटिस करी है, अभी जब आज हम रिवाइज कर रहे हैं तो तुम ज़्यादा अटेंटिव हो, और जब मैं जानबूझ के क्लासरूम में एग्ज़ाम का डिस्कशन लेकर आता हूँ तुम ज़्यादा अटेंटिव हो जाते हो, यू नो। इसे एक बात समझने आ रही है तुमको? ठीक है, 4 क्वेश्चन नहीं कराने? अच्छा कराने का, ठीक है, मैं समझा बात कर रहे तुम लोग, हो गया होगा। नहीं सर, करा दो। अच्छा ठीक है, तो एक ऑरेंज नाराज ट्राइंगल है हमारे पास, इस तरह से है। देखो बात करना नहीं बंद करोगे तो पीछे के जो क्वेश्चंस है वो अभी फिर रहने देते नहीं करते हैं। पिछले साल का वीडियो देख लेना फिर, लास्ट ईयर का वैसे पाइथागोरस थ्योरम पर वीडियो होगा। पूरा प्लेलिस्ट मैंने पहले भी भेजा था, मैं फिर भेज दूंगा तुम लोगों को। पूरा 10th स्टैंडर्ड का जितना वीडियो लास्ट ईयर का है ना उसका प्लेलिस्ट बना हुआ, इवन साइंस भी उसमें, ठीक है। ये 12 है, ये 8 है। अब अपने को फाइंड आउट क्या करना है, इसमें बहुत सारा चीज़ें फाइंड आउट करना है। ये देखो, ये अरे सब निकालना है हमें। अब क्या करेंगे बताओ?
सबसे आसान क्या होगा? हाँ एक्स ले गया। हाँ, 3 ट्राइंगल भी ले सकते हैं। एक्स ले सकते हैं। अच्छा रहने दो, तुम लोग एक डिसीजन पे कभी आ नहीं सकते, ठीक है। देखो मेरे हिसाब में सबसे आसान ये है कि हम यहाँ पे एफ जी स्क्वायर करें और यहाँ पर डी जी इंटू जी ई करें तो हमें ये वाला मिल जाएगा। कौन सा है? ज्योमेट्रिक मीन से ये 90 है तो ये भी 90 होगा। इतना ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये दोनों यहाँ पर इतने राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस अप्लाई करके ये मिल जाएगा। फिर तीसरा वाला मैं बताता हूँ कैसे निकलेगा, ठीक है। अब मैं कट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ। अगर हमें अब मैं पहले ये निकाल रहा हूँ जी ई, ठीक है। मैं पहले क्या निकाला हूँ? जी ई। वो क्वेश्चन में क्या सीक्वेंस दिया वो छोड़ दो, पहले मैं जी ई निकाल रहा हूँ, ठीक है। अगर जी ई निकालना है तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि जी एफ जो है किसके परपेंडिकुलर है? डी ई के, ठीक है। देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होगा? जी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बोलो? जी डी इंटू जी ई। जी एफ का वैल्यू कितना है? 12 स्क्वायर। जी डी का वैल्यू कितना है? 8। जी ई का वैल्यू नहीं पता। 12 का स्क्वायर 144 इंटू 8 इंटू जी ई। अब क्या होगा ये बोलो? 144 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू जी ई, ठीक है ना। हो गया। 4 2 ज़ा 4 हाँ जाएगा ना 4 से। 4 3 ज़ा 12, 4 6 ज़ा 24, 36 का हाफ 18। तो जी का वैल्यू कितना आएगा? 18 यूनिट्स आ जाएगा। तो ये कितना आ गया? 18 आ गया, ठीक है। ये हो गया। अब ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, जी एफ डी ट्राइंगल। तो अब मैं डी एफ निकालना चाहता हूँ। डी एफ निकालने के लिए इन ट्राइंगल जी एफ डी मेजर ऑफ एंगल ये 90 है तो डी जी एफ इज इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर पाइथागोरस अगर बताओ क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम? यहाँ पर डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू डी जी स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर। डी एफ कितना है नहीं पता, डी जी कितना है? 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144। अब हम इसके आगे लिख नहीं सकते ना। ये कितना हो जाएगा? 208। तो डी एफ स्क्वायर कितना आ रहा है? 208 आ रहा है। हाँ भाई ठीक है। पहले अब मैं यहाँ पे इतना पार्ट रब करता हूँ, ठीक है। तो ये निकालने के बाद अब जो है हम डी एफ स्क्वायर जो है 208 हो गया। हाँ अब क्या करेंगे? डी एफ निकालने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 208 लेंगे यहाँ पर, बराबर है, ठीक है। अब प्राइम फैक्टर निकालो क्योंकि डायरेक्ट तो स्क्वायर नहीं है। 2 1 ज़ा 2 0 ज़ा 4 ज़ा 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा 2 26 ज़ा 2 13 ज़ा और 13 1 ज़ा 13। तो यहाँ अगर देखेंगे तो ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13, ठीक है ना। है ये हो गया। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू का क्या करेंगे? 2 2 है तो 1 2 बाहर आएगा, फिर यहाँ 2 है तो 1 2 बाहर आएगा इंटू रूट 13 रहेगा। 2 2 सा कितना होगा? 4। तो ये कितना आएगा? 4 रूट 13। तो डी एफ कितना मिल गया? 4 रूट 13। अब नीचे वाला निकालना है ई एफ। अब ई एफ निकालने के लिए ये लाइन में 8 था और यहाँ क्या था? 18 था। 8 और 18 कितना हो गया? 8 और 18 कितना हो गया? 26 26। ये वाली साइड क्या मिल गई? डी एफ थी ना, कितनी मिली हमको? 4 रूट 13 है ना। अब बड़ा वाला ट्रायंगल में यहाँ पाइथागोरस अप्लाई करके ये वाली साइड निकाल लेंगे अभी को, ठीक है। हाँ जब तक मैं कर रहा हूँ बोर्ड में सब ईजी है। तुम्हारा बारी है तो देखो तुम लोग को फिर मैं एग्ज़ाम में डी ई स्क्वायर, ठीक है ना। थर्ड वाले के लिए, थर्ड वाला जो हमें निकालना है ई एफ निकालना है तो उसके लिए डी ई स्क्वायर, ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। अब वो याद रखना पाइथागोरस थ्योरम 90 90 लिख लेना कि वो डायग्राम यहाँ है नहीं। डी ई स्क्वायर इक्वल टू डी एफ स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर, डी एफ स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर। डी का वैल्यू क्या है? 26। डी एफ ये कौन सा था? डी एफ का वैल्यू क्या है? 4 रूट 3 का स्क्वायर, रूट 13 का स्क्वायर। और यहाँ क्या है? ई एफ स्क्वायर। 26 का स्क्वायर करना पड़ेगा, अभी याद तो नहीं होगा।
6 6 ज़ा 36, 6 2 ज़ा 12, 156, 26 2 ज़ा 52 होता है, 6 7 670। 4√13 का स्क्वायर करोगे तो उल्टा यही मिलेगा, 208 मिलेगा वो, है ना। 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 इंटू 13 प्लस EF स्क्वायर। अब 676 में से 208 को माइनस करना पड़ेगा, ये 6 होगा, ये 8 बचेगा, ये 6 बचेगा या 4 बचेगा, तो ये कितना आ रहा है 468 इज इक्वल टू क्या होगा EF स्क्वायर। समझ में आया ना 468 कहाँ से आया है? नहीं है ना। 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 3 3 ज़ा 9 हो गया, 2 बचा 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 9 हो गया, 3 9 ज़ा 27। कहाँ है, कन्फ्यूज़ कर रहे हो? 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, हाँ 13। तो EF स्क्वायर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, हैं लिख दिए। अब ये क्या होगा? 2 इंटू 3 इंटू √13, 2 3 ज़ा 6, 6√13 हो झाले। समझ आया? है ना, पेपर आएगा तो मैं चेक करूँगा ना, सब याद रखा जाएगा। और पूछो, डाउट पूछो। फिर अभी मैं हूँ तो थोड़े दिन बाद आप लोग हैं, ठीक है? अच्छा ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8। ओके, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 एंड ब्रेथ इज 12। ठीक है ना, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ये एक डायगोनल है, ये रेक्टेंगल है। अरे ये बंद तो नहीं हो गया यहाँ, तो सेंटीमीटर है और यहाँ पर चारों एंगल क्या होंगे उसके 90 डिग्री। डायगोनल निकालना बहुत ऑब्वियस, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे, AC निकालेंगे ना, खाली डायगोनल निकालना है। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD एक रेक्टेंगल है। तो अगर क्वाड्रिलेटरल ABCD एक रेक्टेंगल है तो ये ट्राइंगल दिख रहा है। सो इन ट्राइंगल ABC measure of angle ABC is equals to 90 degree. Therefore by Pythagoras theorem क्या हो गया? नहीं चेंज करूँगा, जाओ। ठीक है ना, हाँ क्या फ़र्क पड़ जाएगा? AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस एग्जाम में लिखेंगे तो मार्क्स कट होंगे, ये मिल जाएंगे। नहीं बताऊंगा अभी। 35 का स्क्वायर 1369 और 1369 किसका स्क्वायर रूट होता? 37 का। 169 नहीं कह रहा हूँ, 1369 कह रहा हूँ। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 35 12 सब में है तुम्हारा। तो AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 37 सेंटीमीटर। ठीक है ना, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, कैलकुलेशन करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वहाँ पर। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 37 और यही निकालना था तो ये हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है, तो देखते हैं और ख़त्म करते हैं एक्सरसाइज और चैप्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है काइंड ऑफ रेक्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन टाइप है। मतलब इसको आपको प्रैक्टिस काफ़ी नहीं कराना तो ठीक है, हो गया तो बोल दो।
क्वेश्चन नंबर 9 है, आपके पास एक डायग्राम है यहाँ पर, PRM ये दोनों इक्वल है और आपको दिया हुआ है कि PRQ जो है वो 90 डिग्री है। आपको प्रूफ करना है, आपको ये लेकर आना है। अरे डोंट डू दैट, पीछे जो भी कर रहे हो तुम लोग, रिपीट मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। अगर ठीक है नहीं करना है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। ये हमें लेकर आना है, ठीक है ना। 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर लेकर आना है। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ध्यान से देखो, ठीक है। यस सर। अब ये करना है हमें, कैसे करेंगे प्रूफ अगर शुरू करेंगे। सर प्रूफ वाले सम भी आते हैं ना? टेक्स्ट बुक में जो जो ऐसा आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे मालूम है, सबसे पहले एक चीज़ कर लेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि MR और MQ बराबर है, इक्वल दिया हुआ है। और तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ MR इज इक्वल टू MQ, और ये दोनों जो है हाफ है QR का, है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ से यहाँ बराबर हो तो पूरा QR का आधा आधा हुआ है, ठीक है। अब ये 2 को अगर यहाँ भेजोगे तो दोनों की तरफ जाएगा 2, यानी कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि ट्वाइस ऑफ MR इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ MQ इज इक्वल टू QR, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 1 नाम दे देंगे इसे, ठीक है। ये गिवन था, ठीक है। अब यहाँ तक होने के बाद हम इस सम में 2 बार पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 बार? हाँ। सो इन ट्राइंगल पहले PRM में अप्लाई करेंगे, छोटा वाला ट्राइंगल है। PRM अगर हम ट्राइंगल लेंगे तो उसमें मेजर ऑफ एंगल PRM कितना है, 90 डिग्री है। और अगर यहाँ पर 90 डिग्री है तो हम लिखेंगे देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम ये कहेंगे कि PM स्क्वायर किसके बराबर होगा, PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है ना। PM स्क्वायर जो है PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर के बराबर होगा। अब यहाँ तक तो हो गया। अब हम आगे क्या करेंगे ये देखते हैं। अब कोई वो तो दिया नहीं है, कोई वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, तो जो भी हमें करना है हमें ये स्टेटमेंट लेकर आना है, ठीक है। एक चीज़ हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि अगर जब हम यहाँ पर PM और PR को ले रहे हैं और यहाँ पर MR दिया हुआ है आपको और ये दिया हुआ है, तो एक स्टेटमेंट आप यहाँ पर ये ले लें PR, इसको फ़िलहाल ऐसे निकाल के रखो, PM स्क्वायर माइनस RM स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर। इसे स्टेटमेंट नंबर 2 निकाल के रखो। प्रूफ कहाँ घूम के जाएगा बाद में वो तो देखेंगे हम, ठीक है। और RM एक वैल्यू एक्चुअली यहाँ डालना था 2MR या 2MQ के लिए, चलो वो देखते हैं। अब बड़े वाले ट्राइंगल में अप्लाई करते हैं। बड़ा वाला ट्राइंगल कौन सा है, इन ट्राइंगल PRQ ट्राइंगल में मेजर ऑफ एंगल PRQ कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम PQ स्क्वायर किसके बराबर होगा, PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है ना। मुझे मालूम है PR का वैल्यू क्या है, PM स्क्वायर माइनस RM स्क्वायर है, तो यहाँ पर मैं PQ स्क्वायर तो वैसे ही लिखूँगा और यहाँ पर उस PR की जगह ना हाँ माइनस RM स्क्वायर ये लिख सकता हूँ मैं। पर है ना मेरे को एक चीज़ करनी थी, यहाँ पर 2MR स्क्वायर करता, यहाँ पे एक स्टेटमेंट को चेंज करो और फिर इसको करो। देखो यहाँ पे ये करो, इसको तो MR या MR स्क्वायर लिखो ताकि पहचाना जाए। ये करो PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर इज इक्वल टू MR स्क्वायर, ऐसा भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। हाँ, और यहाँ पे इसको MR लिखता हूँ ताकि समझने है। नहीं हाँ PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर MR स्क्वायर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर PR स्क्वायर वैसे ही लिखो, QR जो है उसको मैं ट्वाइस ऑफ MR लिख सकता हूँ। यहाँ पे हमने लिखा था QR क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ MR दी होल स्क्वायर बराबर। सो ये PQ स्क्वायर हो गया, यहाँ PR स्क्वायर हो गया। ट्वाइस ऑफ MR का मतलब क्या होगा, 4MR स्क्वायर, है ना। और MR का वैल्यू क्या है, ये है, तो यहाँ पर लिखना फ्रॉम 1
फ्रॉम 1, यहाँ होगा पी आर स्क्वायर 4, एम आर की जगह क्या आएगा पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा बोलो पी आर स्क्वायर प्लस 4 पी एम स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर, ये 4 पी एम स्क्वायर वैसे ही लिख दो, एक पी आर में से माइनस 4 पी आर जाएगा तो 3 पी आर स्क्वायर, और यही लाना था आपको स्टेटमेंट प्रूफ हो। हाँ बस ठीक है ना। लास्ट वाला फिर होमवर्क ले लेते हैं, गर्मी हो रही है। हाँ सर इजी है, वो इजी है। ठीक है ना, ओके चलो।